अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आज हमारा 90 एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिए थे। 91 एमसीक्यू से स्टार्ट करना था। कल हमारा इंशाल्लाह एंडो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम गेस्ट्रो वगैरह स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है आप ग्रुप के साथ अपनी पास मेडिसिन के साथ एंडो कर ही रहे हो। तो पेज नंबर है 662, सेफ्रॉन, 91 एमसीक्यू। A 45 years old female is admitted with abdominal pain, general body aches and pains for 2 months. She has no past medical history and she is not taking any medication. Her labs were done which shows calcium 10.6, phosphate 2.2, urea 18, creatinine 0.9, intact PTH 3.9. 24-hour urinary calcium is below normal. What is the probable most probable diagnosis? अब देखो, इसमें जो हम हाइपरकैल्सीमिया के फीचर्स पढ़ते थे, बोन स्टोन साइकिक मोन्स वाला के, बोन्स ग्रोन साइकिक मोन्स, इस तरह का, कि उसमें सारे फीचर्स, एब्डोमिनल पेन आ रहा है उसको, बोन एक्स हो रहे हैं उसको, और साइकेट्रिक सिम्टम्स, ये सारे हाइपरकैल्सीमिया की तो हिस्ट्री है। आगे से उन्होंने लैब्स में भी कंफर्म कर दिया। लेकिन यूरिनरी कैल्शियम लो दिखा के वो बताना चाह रहे हैं कि इसमें हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो कॉज एक्सक्लूड हो जाता है। तो दो आपके पास डिजीज होती है हाइपरकैल्सीमिया की कॉमनली, हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, या फिर आपके पास हाइपर जो है ना पैराथायरॉयडिज्म। अब जो हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया है, इसमें आपके पास जो है ना यूरिन में कैल्शियम कम आता है एज कंपेयर टू जो आपके पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में आता है। अब आप सोचोगे कि हाइपर पैराथायरॉयड हार्मोन ने तो क्या करना था, हाइपर पैराथायरॉयड हार्मोन तो उसको रिजर्व ही कर रहा था, फॉस्फेट उसे, कैल्शियम को। लेकिन फिर यूरिन में क्यों कैल्शियम? लेकिन निस्बतन जब बॉडी में इतना ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो निस्बतन फिर बॉडी से कैल्शियम कुछ ना कुछ रिलीज होता ही है। लेकिन जो हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया है, इसमें आपके पास कैल्शियम रिलीज होना भी कम हो जाता है यूरिन में। इसका एक एमसीक्यू हमने शायद, मेरा ख्याल है उसमें पढ़ा था एसिड बेस बैलेंस वाले चैप्टर में, जिसमें इन्होंने वैल्यूज भी दी थी। किसी को याद है वैल्यूज? इसमें मैडम जो नॉर्मल यूरिनरी कैल्शियम है 100 to 300 मिलीग्राम पर डे है। वो हमने और बार्टर और मिलीमोल में जीटलमैन का पढ़ा था। बार्टर और मैंने जीटलमैन का था शायद डिफरेंस ना। लेस देन 15 नहीं कुछ नहीं, ये पढ़ी थी। बार्टर और जीटलमैन से आप मिक्स कर रहे हो इसको। ये बार्टर और जीटलमैन का था। इसकी रेशियो 0.1 और 0.01 का कुछ डिफरेंस होता है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये पढ़ा है। इसका डिफरेंस 0.1 वाली रेशियो थी। मेरे पास मैसेजेस में पढ़ा होगा, मैं देख दूंगी बाद में। ठीक है। तो वो ये आप जीटलमैन और बार्टर को मिक्स कर दो। उसको हम डिफरेंशिएट करते थे यूरिनरी कैल्शियम की बेस पे। 92 MCQ है। 47 years old female presented with lethargy, constipation, polyuria, headache, and generalized body aches and pains for 2 months. Patient is taking multiple over-the-counter medications for bone pains 2 to 3 years. Her labs were done which shows calcium 12.3, कैल्शियम बढ़ा हुआ तो बता दिया, फॉस्फेट 4.5 वो भी बढ़ा हुआ है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बढ़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? अनडिटेक्टेबल पीटीएच है, तो आपके पास क्या है? विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। आप यूरिनरी कैल्शियम की बेस पे नहीं करते, यूरिनरी पोटाशियम की बेस पे नहीं करते, यूरिनरी कैल्शियम की बेस पे करते हो जिटलमैन और बार्टर को। और पोटाशियम की बेस पे आप रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वाला करते थे टाइप्स को, बाय कार्ब की बेस पे, बल्कि पोटाशियम की बेस पे नहीं। सिर्फ टाइप 4 में आपके पास हाइपोकेलीमिया हुआ करता था, बाकी सब में हाइपर था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फॉस्फेट भी बढ़ा के बताया हुआ है, तो विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन है बेसिकली है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 93। 67 years old smoker with complaints of progressive altered sensorium associated with irritability and decreased urine output for 3 days. Examination पे उसकी decreased skin turgor with dry mucous membranes. हेलो। हो गया, लेवल भी ज्यादा बता। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी, हाइपरकैल्सीमिया का फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट का क्या होता है? हाँ आईवी जी, फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स। अगर आईवी फ्लूइड्स, उसके बाद क्या करना होता है? बिसफॉस्फोनेट।
बिस्फॉस्फोनेट से भी इफेक्ट नहीं आ रहा फिर ठीक है। कैल्सिटोनिन पे start। अच्छा, कितने आवर्स तक आप रिपीट नहीं कर सकते? कितने बिस्फॉस्फोनेट का इफेक्ट कितनी देर रिपीट करते हो? 48 आवर्स में 48 hours। 48 आवर्स। अब हमारे पास इस तरह का एमसीक्यू आया था, लास्ट बैच ने उसको सेम वो निकाला था कि वो बिल्कुल पास मेडिसिन से आया था वो एमसीक्यू। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये लाइट ब्लिंक कर दी एमसीक्यू कौन सा है। अच्छा, तो जो लास्ट बैच था उसने निकाला था एमसीक्यू बिल्कुल एग्जैक्टली उनका एमसीक्यू ये पास मेडिसिन हमारा आया था। ठीक है, ऑनलाइन पास मेडिसिन में हम में से अक्सर लोगों ने ये कहा था कि पहले उन्होंने दिया हुआ था फ्लड, फ्लड हमने देके देखा, उन्होंने बताया था सेरियम की फ्लड भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो लेकिन पेशेंट का नहीं बेहतर हुआ सिम्टम्स था। तो हम लोगों ने फिर यही सिलेक्ट ऑप्शन किया था कि हम इसको जो है ना वो वेट करेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे, हालांकि उसका आंसर कैल्सिटोनिन था। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड के हिसाब से है कि कितना टाइम पीरियड के पास मेडिसिन का एमसीक्यू आपकी नजरों से गुजरेगा ना, तो एज इट इज हमारे एग्जाम में आया था ये वाला एमसीक्यू, बिल्कुल डिट्टो आया था, कोई डिफरेंस नहीं था, सेम टू सेम लाइन थी। इस बार बहुत सारे एमसीक्यूज पास मेडिसिन से थे, मतलब हमारी डाइट से 2023 फेब से। तो अभी भी रिसेंटली जो आए थे कुछ पेपर्स में, मतलब इस तरह उधर से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 57 years old। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है, एक सेकंड रुके। मैंने ये 48 आवर्स, ये मेरी समझ में नहीं है कैल्सिटोनिन का जो बोल रहे थे। ये आपने ना पेमेंड्रोनेट का इफेक्ट थोड़ा जो है ना कुछ इस तरह का टाइम पीरियड का इफेक्ट होता है उसका, कि उसको उसके इफेक्ट आने में टाइम लगता है। मतलब मीन वाइल पेमेंड्रोनेट आप रिपीट नहीं करते, यानी आप बिस्फॉस्फोनेट रिपीट नहीं करते, आप वेट करते हो कि मतलब रिहाइड्रेट कर दो अगर पेमेंड्रोनेट से इफेक्ट। ये कुछ इस तरह का हम लोगों का कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे कि अभी वेट करना है इसमें। तो हमने इस बेस पे, इस पॉइंट की बेस पे, क्योंकि मैंने वो पास मेडिसिन से एमसीक्यू किया हुआ नहीं था, ऑनलाइन में था उस टाइम पे वो हमारे टाइम पे, तो इसलिए फिर मैंने तो वो क्या ऑप्शन रिहाइड्रेट का लगा के आ गई थी कि वेट करेंगे हम, रिपीट उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ था, रिपीट करोगे पेमेंड्रोनेट या क्या इस तरह। तो आपने जो है ना उसमें ये आंसर था कि कैल्सिटोनिन देना था, पेमेंड्रोनेट वो उसको दे चुके थे पेशेंट को। सही ठीक है, सही, ठीक है। इसका ये आप लोग कर रहे हो ना भी पास मेडिसिन, ऐसे अच्छी क्यों आपकी नजरों से गुजरेगा। अच्छा, 94 एमसीक्यू हमारे पास है। 57 years old male being treated for symptomatic hypercalcemia secondary to squamous cell carcinoma of lung. He's slow to respond to saline solution and IV pemidronate. What is the which one of the following is the next best step in management? अब देखो इसमें जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास कैल्सिटोनिन दे देना 4 units per kilogram IM देना है। ठीक है, और इसके बाद आपने जो है ना इसको एवरी 12 आवर्स देना है। अब इसका जो टाइम पीरियड है जो हमारे टाइम पे था, उसके टाइम पीरियड की बहस होती थी पेमेंड्रोनेट की, कि पेमेंड्रोनेट का टाइम पीरियड ऑफ एक्शन कितनी देर तक आ सकता है, तो कितना वेट होना चाहिए, ये पास मेडिसिन ने लिखा हुआ डॉक्टर उरूज जी आप रिपीट कर सकती हैं ये वाली बात? है। देखो, सबसे पहले आपने ना हाइपर कैल्सीमिया में सबसे पहले, जैसे हमारे पास ईआर में भी हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी के पेशेंट अक्सर आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, उनके फीचर्स वही स्वेयर एब्डोमिनल पेन्स हो रहे होते हैं उन पेशेंट को, बोन पेन्स हो रहे होते हैं, कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, इरिटेबिलिटी इस चीज के साथ आते हैं। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप यही करते हैं कि नॉर्मल सलाइन लगवा देते हैं, रिहाइड्रेट करते हैं पेशेंट को। अगर रिहाइड्रेशन के बाद भी इफेक्ट नहीं आ रहा, अब ये टाइम पीरियड देखना होता है कि कितना टाइम आपने वेट करना होता है रिहाइड्रेशन का। अब फिर उसके बाद आपने बिस्फॉस्फोनेट पेमेंड्रोनेट देनी होती है। पेमेंड्रोनेट की ना इन्फ्यूजन चलाते होते थे हम जब मिनिस्टर में थी, तो वो हम लोग कितनी डोज, मेरे ख्याल 50 मिलीग्राम इस तरह की डोज कुछ हम दिया करते थे। तो वो आपने फिर रिपीट नहीं करनी होती डोज। फिर अगर उससे भी इफेक्ट नहीं आ रहा ना, तो कुछ टाइम के लिए वेट करके फिर आप उसके बाद कैल्सिटोनिन देते हो। कैल्सिटोनिन दोनों तरीके से लग सकता है, सबकट भी और आईएम भी, 4 यूनिट्स पर किलोग्राम के हिसाब से। कैल्सिटोनिन का एक साइड इफेक्ट मेरा ख्याल है वो होती थी रेडनेस आ जाना है, कुछ इस तरह का था। तो जिसकी वजह से कैल्सिटोनिन के कोई आर्टिकेरिया वगैरह के कुछ इस तरह इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसे अवॉइड करते थे। ये मैं वैसे ही इस नॉलेज की बात कर रही हूँ जो सीना दर सीना सीनियर से सुन के आया हुआ होता है। आप देख लीजिएगा इसको कंफर्म। अच्छा, 95 एमसीक्यू हमारे पास है। 55 years old male has had parathyroidectomy 3 days ago for long-standing primary hyperparathyroidism due to solitary adenoma. You receive a call from surgery department that a patient is feeling tingling sensation in his fingers and back. He also complains of difficulty breathing for 1 hour. You have examined the patient during
taking blood pressure, you have noticed obstetrician hand sign. Which one of the following is the most likely explanation for this patient? अब ये जो आपके पास जो है ना, ये टिपिकल सिनेरियो है। एक सेकेंड। ये टिपिकल सिनेरियो हाइपरकैल्सीमिया का है, जिसके बाद आपके पास पेशेंट को हंगरी बोन डिजीज सर्जरी के बाद डेवलप हुई। बोन्स ने फौरी फौरी उसका सारा जो कैल्शियम था ब्लड के अंदर फौरी फौरी लिया, और इसके सर्जरी के बाद पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से जो है ना, यहाँ पे हमारे पास पेशेंट में ये हाइपोकैल्सीमिया का साइंस आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? और ऑब्स्टेट्रिकल हैंड साइन का दूसरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, क्या नाम होता है इसका दूसरा? ट्रॉजिक साइन, ना ब्लड प्रेशर के जो आप चेक कर रहे होते हो। ठीक है। हाँ जी, इसको ट्रॉजिक साइन बोलते हैं। 96 MCQ है। 35 years old female is presented with a history of tingling sensation and numbness at the night time associated with abdominal cramps. She is also taking valproic acid for adult onset epilepsy. You examine her and during examination you observe carpopedal spasm. लो कैल्शियम है, हाई फॉस्फेट है, लो पीटीएच एंड हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? अब इन्होंने लो पीटीएच के साथ में आपको एक कहा करती थी, एक टेबल आता है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट, और मेरा ख्याल है मदिया ने पहले शेयर भी किया था आपके ग्रुप पे, तो ये इधर भी आ गया सैफरॉन में भी। इसको आपको फिंगर टिप्स में आना चाहिए टेबल। अच्छा, हमने जो एसिड बेस बैलेंस में किया था, कौन बताएगा उसको? हमने रिकेट्स का किया था। कितना कैल्शियम, कितना यूरिन के अंदर जो फॉस्फेट था, जो कि बताता था विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है या फिर आपकी किडनी कॉज है, नॉन किडनी कॉज है? कोई रिपीट करेगा उस एमसीक्यू? मैम वो तो फ्रैक्शनेशन ऑफ फॉस्फेट था शायद। हाँ, फॉस्फेट की बात कर रही हूँ ना। आई थिंक लेस देन 1 और मोर देन 1%। इसको चेक कर लेना। 5%, more than 5%. एक More लेस than देन 3% 5% था, for एक renal मोर cause. देन 5% था। ठीक है, अगर किडनी कॉज होगी तो आपके पास मोर देन 5%, अगर More प्री than किडनी कॉज होगी 5%. तो लेस देन 3%। ठीक है। 3%. आपका ना एसिड बेस बैलेंस वाला आप लोगों को भूलता है चैप्टर, इसको दोबारा दोबारा रिवाइज करो, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बेसिक्स शामिल है, और ये एमसीक्यूज इसके आते होते हैं हर पेपर में, कम से कम 3-4 एमसीक्यूज तो इससे होते हैं। एक अगर आप लोग कहोगे तो इसको दोबारा सुन के मैं आपको बीच में एक दिन सरप्राइज टेस्ट भी आप लोगों का ले लूंगी इसका, तो इसको जरूर रिवाइज करो। अभी वीकेंड पे ऑफ आ रहे हैं ना, सैटरडे संडे, तो फिर आप इसको रिवाइज, इसको भी साथ रिवाइज कीजिएगा। अच्छा, 97 एमसीक्यू है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? इस पे भी एक बहुत बहस हुआ करती थी हमारे टाइम पे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया क्या है। विटामिन डी सबसे ज्यादा कॉमन है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के बाद आपके पास जो है ना वो एल्ब्यूमिन। ठीक है। 98 एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? अभी हमने साइन पढ़ा था, ऑब्स्टेट्रिकल हैंड साइन, प्रोजेस साइन, ये मोस्ट स्पेसिफिक साइन है। ठीक है। अब आपने भैया कोई टेक्निक बताएगा इसकी कैसे करना होता है, कितने मिनट्स के लिए रखना होता है? सिस्टोलिक ब्लड 3 प्रेशर से मिनट्स कितनी देर के लिए ऊपर रखना होता है? 3 मिनट्स के 3 लिए। मिनट्स 3 मिनट्स एंड पोस्टल हाइपोटेंशन में कितनी देर बाद चेक करते हो आप? उसमें 5 मिनट्स 3 मिनट्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टल हाइपोटेंशन का भी पूछते हैं। 3 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, 90 हमारे पास 99 एमसीक्यू है। 37 years old male is referred to you for further assessment of an abnormal blood test which was done pre-operatively for hernia repair. Labs were done which shows calcium 7.6 with normal phosphate, albumin दिया हुआ है। अभी आप मुझे खुद करेक्ट, मैंने आपको फॉर्मूला पिछले दिनों में पढ़ाया था, कौन रिपीट करेगा कैल्शियम का, करेक्टेड कैल्शियम का फॉर्मूला? ये निकालनी है अब आपने। हाँ जी, सीरम कौन करेगा? सीरम सीरम कैल्शियम, फिर उसके बाद टी माइनस जितनी भी प्लस 0.8 4 माइनस अच्छा प्लस इंटू 4 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन। डिवाइडेड बाय 4, फिर उसके बाद नहीं नहीं, ऐड डिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। है, डिवाइडेड नहीं माइनस होता। करना है। सीरम 4 कैल्शियम minus प्लस albumin. 0.8 4 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है फॉर्मूला। देखो एंड पे सबसे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में एंड पे दिया हुआ है। अब आपके पास 1 मिनट है, आप इसको कैलकुलेट करो, निकालो अपने मैम कैलकुलेटर इसमें से। ये आयरन
करेक्टेड कैल्शियम और आयोनाइज्ड कैल्शियम का फार्मूला एक ही है या ये दो हैं? आयोनाइज्ड कैल्शियम और करेक्टेड कैल्शियम। आपके पास करेक्टेड कैल्शियम ही आयनाइज्ड कैल्शियम है ना, जो आपके पास इसमें फ्री फॉर्म में है। टोटल नहीं, बल्कि आयनाइज्ड कैल्शियम आपके पास जो है ना वो फ्री कैल्शियम है, जो कि उसके साथ बाउंड नहीं की हुई। करेक्टेड कैल्शियम में आयोनाइज भी शामिल है, बाउंड भी शामिल है, लेकिन वो करेक्ट होके निकल आएगी कि टोटल कितना उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है। आयोनाइज कैल्शियम जो है आपके पास टोटल फ्री कैल्शियम है, उसका भी डिफरेंस आता है। हमारे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, वो आयोनाइज कैल्शियम कराया करते थे। वो कहते थे मैं इस करेक्टेड कैल्शियम के चक्कर में नहीं पड़ता, आयोनाइज करा लो। आयोनाइज के लेवल्स डिफरेंट होते हैं, वो बाउंड नहीं होती ना, आयोनाइज फ्री होती है, वो उस पर एल्ब्यूमिन इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। मैडम ये अच्छा, कोरेक्टेड में आपने बोला क्या क्या चीजें आती हैं कोरेक्टेड कैल्शियम में? इसका फॉर्मूला आप देखो, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में लास्ट लास्ट लाइन देखो, वही लिखी हुई 99 एमसीक्यू के। करेक्टेड कैल्शियम इज इक्वल टू सीरम कैल्शियम प्लस 0.84 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन। तो एग्जैक्ट वैल्यू 8.8 निकल आती है। ठीक है। जो भी मल्टीप्लिकेशन का या कोई सब्ट्रैक्शन या कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आए ना, उसको खुद सॉल्व किया करो, क्योंकि आपको फॉर्मूला का तरीका पता चल जाता है कि क्या चीज पहले आपको पुट करनी पड़ रही है, क्या चीज कैसे। और इसमें मैम नॉर्मल जो अल्बुमिन वैल्यू 40 नहीं है, 40 देखो mg पर यहाँ पे तो डिसिलीटर है या? वैल्यू नहीं देनी ना, यहाँ पे तो हमें जो दी हुई है सीरम एल्ब्यूमिन, इसी वजह से तो कर रहे हैं कि सीरम एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर जब कम होता है तभी तो कैल्शियम हमारे पास फॉल्स खराब आ जाता है, फॉल्सली लो हो जाता है, जैसे इधर एल्ब्यूमिन कम हुई भी है। ठीक है। इसीलिए आपने ब्लड की एल्ब्यूमिन देखनी होती है, ना कि नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल देखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 100 है। 29 years old female presented in emergency with status epilepticus for 3 hours. She was taking 2 anti-epileptics with poor serious control. ये अब हाइपोकैल्सिमिक फिट्स को ही बताना चाह रहे हैं सारे। अच्छा, एग्जामिनेशन पे उसके जो है ना वो स्ट्राइडर आ रहा है, सिटी पे उसका स्ट्राइडर लिखा हुआ है, मेरे पास मिस इंटरप्रेट ये प्रिंट नहीं लगा हुआ। सिटी पे उसके जो है स्ट्राइडर है ना जी वो मैडम। सही है। सिटी पे उसकी जो है बायलैटरल बेसल गैंग्लियन कैल्सिफिकेशंस, ये भी एक ना वो आता होता है टोक्स में, बेसल गैंग्लियन कैल्सिफिकेशंस हाइपो पैराथायरॉइडिज्म के साथ, सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के साथ। ईसीजी में प्रोलॉन्ग क्यूटी आ गया, व्हाट शुड बी द इमीडिएट मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट? क्या देते हो आप सबसे पहले? ये तो आप लोग ईआर में भी दे रहे होते हो। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितने 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 आवर्स बाद रिपीट करते हो? 6 hours. 4 to 6 आवर्स, क्योंकि इसका शॉर्ट एक्टिंग इफेक्ट होता है, तो आप इसको 4 आवरली फिर दे रहे होते हो। क्यूआईडी में ऐड करके देते हो 1, इसके 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट करके ना। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 101। A 45 years old male is diagnosed as a case of hypoparathyroidism. He started on oral calcium supplements and calcitriol 0.5 microgram. Which one of the following is the most important complication of the long-term use of long-term use of this therapy that must be monitored? अब देखो, आपके पास जो है ना, ये पेशेंट जब कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा होता है तो इसमें आपके पास नेफ्रोकैल्सिनोसिस का चांस बढ़ जाता है। मेरे अपने मामू के साथ यही हुआ था। उनको अक्सर लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा, लेमैन को बहुत आदत होती है कैल्शियम खाने की, चाहे बॉडी के अंदर पूरा भी हो। तो ये चीज बहुत वो ओवर सप्लीमेंटेशन भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको कितने कितने सीरम कैल्शियम आपको कैसे मेजर करना चाहिए इस केस में पेशेंट सप्लीमेंटेशन ले रहा है? मिल्क अल्कली सिंड्रोम हमने पढ़ा था, वो डिफरेंट चीज थी। नेफ्रो में पढ़ा था मिल्क अल्कली सिंड्रोम। आगे नीचे भी मेरा ख्याल इसका एक आध एमसीक्यू आएगा। अच्छा, आपके पास जो है ना वो इसमें आपके पास कैल्शियम कितने देर में मेजर करना चाहिए? आपने सीरम कैल्शियम एवरी 3 to 6 मंथ्स आपने मेजर करना होगा। यूरिनरी कैल्शियम आपने एनुअली मेजर करना होगा। ठीक है। टॉर्निक वुड किस में बांधना होगा? समझ नहीं आई क्वेश्चन की मुझे।
अच्छा, अल्कली सिंड्रोम में आपके पास एलिवेटेड कैल्शियम लेवल आ जाते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है और AKI होता ये है। मक्का में इसका क्लास से ट्रायल गिर गया है क्या कह रहे हैं? मतलब मिल्क अल्कली सिंड्रोम में ना आपके पास कैल्शियम के साथ साथ किडनी इंजरी भी हुई होती है पेशेंट को, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया और आपके साथ में जो है ना AKI और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसका ट्रायड बनना चाहिए। ये आगे MCQ नीचे आएंगे जिसकी बेस पे आप इसे डिफरेंशिएट करते हो बाकी चीजों से, उसका ट्रायड बनता है इसमें मिल्क अल्कली सिंड्रोम में, ठीक है। अब मिल्क अल्कली सिंड्रोम होती है क्यों है? टू मच कैल्शियम सप्लीमेंट से होती है, बिल्कुल होती है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस में आपके पास ये जो है ना AKI में बिल्कुल AKI में अब कोई भी पार्ट हो सकता है, किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिल्क अल्कली में आपके पास बेसिकली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जबकि AKI में आपके पास क्या हो रहा होता है? एसिडोसिस होता है ना, लेकिन इसमें आपके पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस चल पड़ता है मिल्क अल्कली सिंड्रोम में। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 102। A 21 years old female presented with weight gain and associated with short stature। ये आपके पास जो है ना टिपिकल हिस्ट्रीज बताई हुई होती हैं जो आपके पास सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। अब सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी क्या होता है? ये AHO। कोई बता सकते हैं इसकी टाइप्स फर्दर? और हाँ जी, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? किसमें आपके पास फिनोटिपिकली चेंज आता है, किसमें आपके पास जो है ना वो बायोकेमिकल चेंज होता है सिर्फ? इसमें जो मैडम ये जो फिजिकल होता टाइप है वो 1A सूडो है ना, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में इसमें होता है ना। बायोकेमिकली और क्लिनिकली भी आता है इसमें टाइप 1A वेरी में। गुड। हाँ जी हाँ जी, और 1B में टाइप सिर्फ 1 बायोकेमिस्ट्री। सिर्फ बायोकेमिकली। इसका क्या लॉजिक होता है कि हम कुछ वाली टाइप्स में सिर्फ बायोकेमिस्ट्री आ रही है, कुछ वाली टाइप्स में आपके पास वो फिनोटिपिकली भी आ रहा है? इसका ना डिफरेंस होता है इसमें मैटरनल और पैटर्नल का, जी ठीक है। इसमें यही जो एक आप जी जो मैटरनल से जो आ रहा आपके है पास वो दोनों दोनों को इफेक्ट करता हम्म, है किडनी में। जो पैटर्नल से आ रहा हाँ है जी, उसमें सिर्फ बायोकेमिकली चेंज आते हैं वेरी गुड। मेरे ख्याल इसका से। ना एक टेबल बना हुआ है बहुत अच्छा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इसका एक टेबल बना हुआ है, अपना सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की टाइप्स का टेबल निकालोगे, नहीं तो मैं आपको ना याद करा देना, मैं शेयर कर दूंगी, वरना कोई ना कोई पढ़ रहा होता है तो वो जब मैं बोलती हूँ क्लास में शेयर कर देता इसकी टाइप्स का। एक ही टेबल इकट्ठा दिया हुआ है जिसमें उन्होंने AHO और ना आपको अब मैं इसके बाद शेयर कर दूंगी। अच्छा डॉक्टर शनका, मेरी वॉइस किसी और को भी प्रॉब्लम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी और को हुआ है, आपने शायद बाद में लेट ज्वाइन किया इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं जैसे आपके पास, और इसमें आपके पास किसमें पैटर्नल है, किसमें मैटरनल है, किसमें सिर्फ बायोकेमिस्ट्री है, किसमें आपके पास फिनोटिपिकली भी है। AHO बेसिकली क्या है? फिनोटिपिकली ये जो इसमें शॉर्ट स्टेचर होते हैं, ओबीस पेशेंट होते हैं, तो ये फिनोटिपिकल, इसको बोलते हैं राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोआर्थोपैथी, ये इनकी। अब इसमें जो है ना हमने अभी मॉक लिया था जब मुल्तान में, तो एक पेशेंट थी, हालांकि थी वो जो है ना उसके मरमर था रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से, उसको MS डेवलप हुआ हुआ था। तो उसकी कमांड थी उसको हार्ट की थी, लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उसकी ना उस अंडरलाइंग उसकी जो है ना शॉर्ट फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पस थी। तो उसको जो है ना वो इस बात पे एग्जामिनर उसको अ, उस GP पे ले गया था बीच में, और कभी वो अपनी मर्जी से कार्डियो ही कहता था और कार्डियो में कहता था, नोटिस नहीं किया बच्चों ने, तो इस बेस पे वो फेल कर रहे थे। तो इसमें मेटाकार्पस छोटी होती है, मेटाकार्पस छोटी होने की वजह से जो है ना वो आपको फोर्थ और फिफ्थ जो है ना वो फ्लेंजेस नीचे की तरफ लगती हैं, जबकि वो मेटाकार्पस छोटी होती है इस वजह से, ठीक है। अब इसकी टाइप 1A, टाइप 1B है, टाइप 2 है फर्दर, ठीक है। अब जो टाइप 1B और टाइप 2 है वो उसमें आपके पास फिनोटिपिकली एज सच इतना चेंज नहीं आता, क्योंकि वो पैटर्नल आ रहा होता है उसमें। मरमर उसमें वैसे ही रिमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से MS का था, इसका इसकी वजह से नहीं था उसका इफेक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगी, इसी के बेस पे आपको जो है ना आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसकी टाइप्स को। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 103। Which one of the following is the best test to confirm the diagnosis of pseudo hypoparathyroidism? अब आपने इसको जो बहुत अच्छा दिया हुआ है ना, संजय शर्मा ने भी दिया हुआ है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को लिखा हुआ है, इसका टॉपिक आप उधर से भी देख सकते हो। अब उसने भी यही बताया हुआ है कि यूरिनरी साइक्लिक AMP आफ्टर PTH इन्फ्यूजन आप चेक कर लो,
ठीक है। अब जो आपके पास टाइप 1B या 2 है ना, उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, जैसे टाइप 2 हो गए जैसे। तो उसकी वजह से आपके पास जब पीटीएच इन्फ्यूजन देते हो ना, तो आपके पास साइक्लिक एएमपी राइज कर जाता है, लेकिन फॉस्फेट राइज नहीं करता। टाइप 1 काफी उसमें स्फेयर किस्म की रेजिस्टेंस आई हुई होती है आपके पास उसकी पीटीएच की, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ना वो दोनों ही चीजें जो है ना वो राइज नहीं करती, ना साइक्लिक एएमपी ना ही फॉस्फेट। लेकिन जो टाइप 2 है ना, उसमें रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू टाइप 1 कम होती है पीटीएच के रेजिस्टेंस रिसेप्टर्स पे, तो जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी राइज कर जाता है, लेकिन फॉस्फेट राइज नहीं करता। तो ये भी एक डिफरेंस होता है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, ये एमसीक्यू पास मेडिसिन या पास टेस्ट में भी आता होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 104। A 53 years old female presented with complaints of generalized body aches and pains more in her arms and legs for several months. She also complains of pain, cramps in the calf muscles at night times. Labs were done which shows serum calcium 7.6 and phosphate 1.9, albumin 4.2। आपके पास जो है ना अल्कलाइन फॉस्फेटेट 368, पीटीएच आपके पास कितना है, बढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? आप देखो इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट कम है, पीटीएच बढ़ा हुआ है। बेसिकली इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ऑस्टियोमलेशिया की पिक्चर आ रही है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये जो आपको टेबल मैंने कहा था, वो टेबल आपके पास इसी तरह का, उसमें ऑस्टियोमलेशिया का भी है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी है, ऑस्टियोपेट्रोसिस का भी है, सारी लैब वैल्यूज दिखाई हुई है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट को क्या होता है, कौन बताएगा? कैल्शियम कम होगा ना इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में। नो, यही इसका डिफरेंस होता है, उसमें नॉर्मल होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है इसका। तो आपको पढ़ा होना चाहिए, सारी चीजें नॉर्मल आती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ये आपको टेबल फॉर्म में हर हाल में याद रखना है, इसके एमसीक्यूज ताकि पिक करने में फौरी ऑन द स्पॉट आप पिक करो, इसमें आपका टाइम ना वेस्ट हो। इंशाल्लाह एक तो ये सेशन में हम पेपर सभी सॉल्व करने की भी व्हाट्सएप। ना डिस्कशन करेंगे कि कैसे पेपर सॉल्व करना होता है, कितने टाइम मैनेजमेंट हो वो, क्योंकि अब एमसीक्यूज इतने शॉर्ट नहीं आते, बड़े लेंथी एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, डॉक्टर चार्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। डॉक्टर मदीहा ने पहले शेयर किया हुआ है आपके ग्रुप पे। ठीक है, और नीचे पिछले उसमें कुछ एमसीक्यूज में गुजरा भी है। ओके। 105 एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन स्केलेटल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोमेलाइशिया। अब नॉन स्केलेटल पूछ रहे हैं। अब आपके पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, ऑस्टियोमेलाइशिया, इसके साथ बोन सॉफ्टनिंग होती है, इसके साथ स्किन स्केलेटल मैनिफेस्टेशन में मायोपैथी। हमें आईएमएम के लेवल पे जो टॉक्स में आया था, उसमें ऑस्टियोमेलाइशिया के साथ हमें प्रॉक्सिमल मायोपैथी का सिनेरियो बनाया हुआ था, और ऑस्टियोमेलाइशिया के साथ जो है सीलिएक डिजीज कॉज में बहुत बड़ा सा सिनेरियो बनाया हुआ था कि सीलिएक डिजीज की वजह से उसको जो है ना कैल्शियम वगैरह उसका कम आना शुरू हो गया, अब उसको डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजिशन थी। ठीक है, नॉन स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस में वही इसके साथ फिट्स हो सकते हैं, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो सकती है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकता है। ये नॉन स्केलेटल मैनिफेस्टेशन है, स्केलेटल नहीं है। बायोकेमिकल में आपके पास लैब्स और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में लूजर जोन सूडो फ्रैक्चर्स बनते हैं। 106 एमसीक्यू हमारे पास है कि 45 years old female presented with a 4 months history of, अब मेरा ख्याल है इधर थोड़ा आगे पीछे हो गया। हमने भी नहीं वैसे ऐसे सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केसेस हमने भी नहीं देखे, लेकिन बस वो इत्तेफाक से एक पेशेंट थी। अगर मेरे पास कोई उसकी पिक्चर बनी हो ना, फिर लोगों की उसके फूड की पिक्चर भी बना रहे थे, तो मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल चेंज किया तो इसमें मेरा कुछ डाटा डिलीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 106। यहाँ पे अब मेरा ख्याल है तरतीब चेंज हो गई है एमसीक्यूज की कुछ इस साइड पे। अच्छा, 45 years old female presented with a 4 months history of a headache, malaise, epigastric pain after meals. She has also complained of palpitations and sweating. ये बहुत favorite टोक्स का क्वेश्चन है। On examination उसके swelling है neck में, which move vertically with swelling. Her heart rate is 125 per minute, blood pressure 180, 120. Investigations were done which show serum calcium जो है ना increased calcium and low phosphate. What is the most common clinical diagnosis? ये अब आप मुझे बताओगे। हाँ जी, क्या होती है ये? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के फीचर दिया कैल्शियम ज्यादा फॉस्फेट कम, और बीपी का नेक जगह में दिया हुआ है, स्वेलिंग भी
जी हाँ, नेक में हम्म यानी स्वेलिंग दिया हुआ है, कोई नेक में वो मास है, क्रोमोसाइटोमा। कोई मेडुलरी पैराथायराइड हो गया, कार्सिनोमा नेक ऑफ में मास थायराइड। का पता चल गया। जी फियोक्रोमोसाइटोमास का और पता चल रहा है आपको? जी हाँ, सही है, ब्लड 2 पीस प्रेशर मैं की एग्जैक्टली कुछ। 2 पीस पूरे हो गए ना आपके पास? जी मैन टू, जी मैन टू, इसका दूसरा टू नाम पे क्या होता है? मैन 2A हो गया। ट्रिपल सेंटर, अच्छा, अब ट्रिपल ना ये सेंटर। मुझको पता है, मैन के भी आगे से जो है ना 2 B को निकाल के 3 कर दिया। कोई मुझे लेटेस्ट बता रहा था कि अब ये भी एक डिफरेंस हो गया। मैन 2B को ना 3 में कर दिया और मैन 4 को भी इंट्रोड्यूस करा दिया। वैसे मैंने इसका पढ़ा था, मुझे खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग याद नहीं है। आप लोग भी देख लेना, कोई लेटेस्ट इसका कोई चेंज आया है मैन की टाइप्स में ना। अच्छा, इसका नाम दूसरा क्या होता है? सिपल सिंड्रोम। ठीक है। अब मैन टाइप 1 में क्या होता है? मैन मैन टाइप टाइप 1 में वन क्या? में थ्री पीस होते हैं मैडम। वेरी गुड। कौन कौन से पचुट्री, 3 पीस? पचुट्री, पेंक्रियाज और पैराथायराइड। हम्म। पिट्यूटरी, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड। अब हमें जो एमसीक्यू आया था ना, जिसपे एंड तक वो एक कंट्रोवर्सी एमसीक्यू ही रहा था, उसमें आया था कि आपके पास जो है ना उन्होंने एक एक फियोक्रोमोसाइटोमा दिया हुआ था। ठीक है, एक पी का फीचर दिया हुआ था, बाकी कोई इस तरह के थे कि उसमें बाकी कोई जो है ना, जैसे आपके पास 2B में आपके पास कौन से फीचर्स आते हैं? मार्फिन वाइट। ठीक है, वो फीचर कुछ भी नहीं थे। तो बाज लोग कहते हैं ये मैन टाइप 2A या 2B कुछ इस तरह का डिफरेंस था, लेकिन मैं तो उसे 2A ही लगा के आई, 2B ही लगा के आई थी, क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि एक ही पीफीओ क्रोमोसाइटोमस ब्लड प्रेशर रेज दिया हुआ था, कोई आपको पैराथायरॉइड का तो बताया भी नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों सारे कह रहे थे नहीं नहीं ये वही बनता है, ये जो है 2A बनता है, क्योंकि वो 2B में स्पेसिफिकली इंसुलिनोमास, सॉरी, मार्फिनोइड या हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिनोमास वजह से इस तरह का कोई फीचर देते हैं। सॉरी, पिट्यूटरी उसके साथ होता है इंसुलिनोमा, इसके साथ मार्फिनोइड फीचर्स होते हैं, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स और ये चीजें। तो पता नहीं अब उसमें क्या आंसर था उसका। सही है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेयोन सिंड्रोम एंड अदर इज नॉट इंक्लूडेड इन मेयोन सिंड्रोम। अब आपके पास जो है ना, सिपल सिंड्रोम मैन में इंक्लूड होता है, म्यून में नहीं आता। ठीक है, ये एक डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू 108 है हमारे पास के 31 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ मैन टाइप 2B। अब मैन टाइप 2B में कौन कौन से आ जाएंगे? मेडलरी, हमें जो एमसीक्यू आया था ना उसमें मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ जो है ना वो थायराइड की हिस्ट्री भी दी हुई थी सारी, और साथ में फियोक्रोमोसाइटोमा एक पी था, तो मैंने जिसकी वजह से इसको मैन 2B सेलेक्ट किया था। लेकिन बाकी लोगों ने सबने मैन 2A किया था, मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्यों किया था, वो बहस भी कर रहे थे सारे उस टाइम पे भी कि नहीं ये 2A ही बनता है, इसमें कोई मार्फिन वाइट फीचर नहीं दिया हुआ था। जी ठीक है। अब इसमें जो है ना आपके पास मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा दोनों के साथ ही एसोसिएटेड होता है, मैन टाइप 2A के साथ भी और 2B के साथ भी। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मैन टाइप 2B है डायग्नोज 10 years बैक विच वाज जो है ना वो मैंने सक्सेसफुली बाय टोटल थायराइडेक्टमी और एड्रेनालेक्टमी शी वो हैज डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी 3 weeks ago एंड द स्क्रीनिंग शोस rare gene mutation in the newborn. What should be the next best management step? अच्छा, अब आपको जो है ना इसका पता होना चाहिए, आपने टोटल थायराइडेक्टमी बिफोर ईयर 1 ऑफ एज। अब इसका जो है ना ये इसमें इंपॉर्टेंट है, मैन टाइप 2B में कब करनी है, 2A में कब करनी है, आपने एनालिसिस कब करानी है आपने? देखो, जो मैन 2A है ना उसमें रैट म्यूटेशनल एनालिसिस आपने करवानी है, या सीरम कैल्सिटोनिन और नेक अल्ट्रासाउंड 3 years ऑफ एज, इससे पहले पहले। ठीक है। और फियोक्रोमोसाइटोमास और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एट द एज ऑफ 20, ये आपने रट्टा लगाना है इसको। ठीक है। और मैन 2A में आपने अगर प्रोफाइलेक्टिक थायराइडेक्टमी करानी हो वो एज ऑफ 5 से पहले पहले करानी है। अब 2B में आपने कब करानी है? 2B आपके पास और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसमें लेस देन 1 years ऑफ एज में आपने क्या करा लेनी है, एज सून एज पॉसिबल कैल्सिटोनिन और अल्ट्रासाउंड से करा लेनी है। ठीक है। उसमें आपने फियोक्रोमोसाइटोमास के लिए किस एज में किया था? 20 years में। इसमें आपने एट द एज ऑफ 8 years। तो मैंने 1 और 8 इकट्ठे करके लिखा हुआ है ताकि मुझे याद हो जाए, 3 और 20 इकट्ठे करके लिखा हुआ है, 1 और 8। ठीक है, मैन 2B में 1 और 8 और इसमें 3 और 20, क्योंकि ये ना बहुत भूलता है। मैडम, ये इसको ये अपना फार्मूला रिपीट करें, 1 और 8। 1 और 8 आप याद रखो 2B के लिए। ठीक है, 2B 1 और के 8 2B के लिए हो गया। इसमें आपने क्या करना है कि जो है ना वो, अच्छा इसमें आपने क्या करना है, 2B में आपने क्या करना है
कि आपने पास 1 और 8 का फॉर्मूला रखना है। यानी आपने जो है वो थायराइड कैंसर के लिए एज ऑफ 1 ईयर्स में मॉनिटरिंग स्टार्ट करा देनी है। फैमिली हिस्ट्री अगर है, आपने क्या कराना है, कैल्सिटोनिन से और नेक अल्ट्रासाउंड से। और आपने फियोक्रोमोसाइटोमास के लिए कैसे करना है, एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है। 1 और 8 हो गया फॉर मैन टू बी, और मैन टू ए के लिए क्या होता है 3 और 20, यानी मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड 3 ईयर से पहले पहले और 20 ईयर से पहले पहले फियोक्रोमोसाइटोमास। यानी आपने 2B में ज्यादा स्ट्रिक्ट होके चलना है। 1, 8, 3, 20 समझ आ गई है? जी मैडम जी। अच्छा, 109 MCQ है कि 34 years old male has मैम history of ये resistant एनालिसिस मैम मैम ये इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये एजेस रखे हैं कि रिमूवल के लिए, रिमूवल भी इसी एज पे करेंगे? नहीं, रिमूवल तो उन्होंने पैराथायरॉयडेक्टमी। थायराइडेक्टमी बिफोर 1 year ऑफ एज कर दी है ना उसमें, तो मैन 2B में आपने कर भी दी है प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है, उसमें लेस देन 1 year। वरना यहाँ पे ये जो हम ये वाली एजेस पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि स्क्रीनिंग करानी है आपने एज सून एज पॉसिबल। ये हमने स्क्रीनिंग की पढ़ी है अभी, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिक टोटल थायराइडेक्टमी उन्होंने मैन 2B में कहा है, वो भी 1 year से पहले पहले करा दो स्क्रीनिंग के साथ अगर निकल आती है। अच्छा, 109 MCQ हमारे पास है कि which 34 years old male has a history of resistant hypertension, is diagnosed with pheochromocytomas. Further labs done shows high calcium with low phosphate, but should be the best additional investigation. ये पेशेंट को क्या है, pheochromocytomas with hyperparathyroidism। Men 2A में आप पेंटागैस्ट्रिक स्टिमुलेशन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हो फॉर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। अब वो कहते हो कैल्सिटोनिन आप क्या कराते हो, रिकरेंस ऑफ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए। बाकी थायराइड कार्सिनोमा के लिए हम क्या कर रहे थे, मॉनिटरिंग किससे कर रहे थे, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन। हाँ जी बिल्कुल। अब इसको देखो, इसको किससे कर रहे हैं, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा ऐसा है जिसको हमने किससे करना है, कैल्सिटोनिन से। ये एक डिफरेंस याद रखना है। अदर टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा थायरोग्लोबुलिन के साथ, इसको आपने क्या करना है, कैल्सिटोनिन के साथ, ठीक है। अच्छा, ये आप ना अगर उसमें है तो प्लीज पिक्चर शेयर कर देना उसकी, पास मेडिसिन वाली जो आप कह रहे हो। 110 MCQ है, which one of the following is the most common manifestation of men type 1 syndrome। अब इसमें मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन पैराथायराइड की होती है, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। 3Ps में पैराथायराइड कॉमनली हो गया। 111 MCQ है, 9 years old boy presented with early onset of pubic and axillary hairs. Her parents are worried about his premature adult look. You examine the child and reveal usko enlarged testes and his voice is also deepened. You ordered some tests which shows low FSH and low LH with high urinary. आपके पास 17 hydroxyprogesterone। ये अब आपके पास जो है ना, which one of the following should be the best treatment for him। अब बताओ इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बन रहा था, क्या पीछे आ रही है कॉज, हाइपोगोनेडोट्रॉफी क्या? जी हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। सही है। अब वो कहते हैं कि आप इसको जो है ना डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्रिकॉशस प्यूबर्टी है, सारे आप लैब्स कराते हो, ठीक है। सेंट्रल और पेरिफेरल को डिफरेंशिएट करने के लिए, सेंट्रल में आपके पास क्या होता है, अगर सेंट्रल कॉज हो जाए तो आपके पास, सेंट्रल अगर कॉज है तो इटसेल्फ LH-FSH बढ़े हुए हो जाएंगे ना, ठीक है। और पेरिफेरल में वो कहते हैं इसमें कम होते हैं। इस पेशेंट में हमारे पास पेरिफेरल है या सूडो प्रिकॉशियस है, ठीक है। तो पेरिफेरल में आपके पास किस वजह से हो सकता है, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या टेस्टोटॉक्सिकोसिस की वजह से हो सकता है। ये पेरिफेरल की कॉजेज हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक है, ये वाली पिक्चर है, ठीक है। अब हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपरगोनेडिज्म, इस पेशेंट में आपके पास क्लासिकल पिक्चर है, क्लासिकल ये आपके पास कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की। हमने पढ़ा था कि इसमें हमने क्या देने होते हैं, स्टेरॉइड्स देने होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर सेंट्रल कॉज हो जाए तो फिर आप GnRH एनालॉग्स देते हो, जैसे कि लियोपोलाइड। अच्छा, इसमें एनालॉग्स देने का क्या फायदा होता है, हमें तो उनको ब्रेक करवाना चाहिए ना, उनको खत्म करना चाहिए, तो हम एनालॉग क्यों देते हैं, कोई बता सकता है रीजन? उसी रिसेप्टर पे जाकर ये तो एक्ट करते हैं एनालॉग। एक एक एनालॉग टाइम सेम इसमें आपको ना एनालॉग्स देने का ये होता है कि वो एकदम से पीक लेके जाते हैं GnRH के, और उसके बाद फौरी से स्पाइक लेके आते हैं लो डाउन, ठीक है।
तो जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो एकदम से पीक लाने के बाद, और इसका कुछ था एक मैकेनिज्म कि इसके साथ आपको एडिशनल भी कोई चीज इसको ब्लॉकेज के लिए देनी होती है। तो ये आप में इफेक्ट लेके आते हैं। अब जिया ने अगर सेंट्रल कॉज होगी तो उसमें आपने लियोप्रोलाइड यूज करना होगा। सिप्रोटिनोन एसीटेट आपने मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम। अब ये जो सेफ्रॉन ने एक्सप्लेनेशन में जो डिजीजेस के नाम के साथ ट्रीटमेंट लिखे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं की बेस पे आता है। जैसा कि बहुत सारे हमारे टाइम पे भी इस तरह का कोई एमसीक्यू आया था तो लोग गलत करके आए थे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी हुई होती। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी होगी तो सेंट्रल और पेरिफेरल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे और ट्रीटमेंट गलत कर दोगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट आए, हो सकता है वो मैक्यूनल ब्राइट सिंड्रोम का सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पेरिफेरल में कॉज आपके पास टेस्टोटॉक्सिकोसिस हो गया तो फिर आपने उसमें ब्लॉक करना है टेस्टोस्टेरोन को, लिट्रोजोल और फ्लूटामाइड दोगे एड्रिनल ट्यूमर्स को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है 112। A married couple came for your advice as they are trying to conceive for 3 years with no success. Male partner has semen analysis 3 days back which shows total आपके पास जो sperm count आ गया वो 3 million आ गया। नॉर्मल 39 से ऊपर था, बट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इनफर्टिलिटी का ना एक टेबल था, डॉक्टर काशिफ अगर प्लीज क्लास में है या फिर क्लास के बाद वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो शेयर करेंगे। मैंने आपके ग्रुप पे भी पहले शेयर किया था कि आपने कैसे मैनेज करना है इसको। आपने सबसे पहले आपने इसमें LHFSH कराने होते हैं, फॉलोड बाय टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन लेवल्स। ठीक है, आपने देखना होता है आपके पास पहले टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन लेवल्स कराए, फिर LHFSH कराया। अगर LHFSH हाई था तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, अगर लो है तो आपके पास जो है ना वो अगर हाई है तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक, अगर लो है तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक। फिर उसके बाद आपने हार्मोनल इवैल्यूएशन के बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना होता है ट्यूमर्स वगैरह देखने के लिए। तो इसकी अप्रोच का एक अप टू डेट से मैंने टेबल शेयर किया था। अगर डॉक्टर काशिफ है या किसी और के पास अप टू डेट है तो प्लीज ये आपने ना इसका टेबल जरूर शेयर कर देना, अप्रोच कि आपने कैसे लेके चलनी है। तो उन्होंने टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ है बहुत अच्छा कि आपने LHFSH कब कराने हैं, आपने अल्ट्रासाउंड किस लेवल पे आके कराना है, सारा टाइम पीरियड के हिसाब से दिया हुआ है। अगर किसी और के पास अप टू डेट है तो प्लीज वो शेयर कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ 113 है। 52 years old type 2 diabetic patient on treatment presented with a history of इसमें अब आपके पास जो है ना poor erection during sexual activity for 2 months. He is feeling depressed due to this. Further history इसमें nocturnal and early morning। इसका मतलब है उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें साइकेट्रिक ही इशू होगा जिसकी वजह से उसमें आस हो रही है। तो इसलिए इसमें आपके पास साइकेट्रिक रेफरल आपने कराना होगा। ये दो तरीके से MCQ आता है कि एक में वो कहते हैं साइकेट्रिक रेफरल और एक में सिल्डेनाफिल। एक में जिसमें वो बताते हैं कि नो अर्ली मॉर्निंग और कोई इस तरह का नहीं है फीचर, तो उसमें वो फिर वो रेफरल कर रहे हैं, उसमें वो फिर क्या कराते हैं सिल्डेनाफिल देते हैं डायबिटीज एसोसिएटेड। एक में वो के बता देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग है तो फिर साइकेट्रिक रेफरल। ये MCQ दो तरीके से आता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है 114। इसी तरह उन्होंने बता दिया कि जो है ना वो टाइप 1 डायबिटीज के साथ है और इसमें इनएबिलिटी टू मेंटेन है, तो इसमें आपने सिल्डेनाफिल देनी होगी। फिर नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 115। 46 years old। इसमें हमारे पास पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है एंड हैविंग हाइपरलिपिडेमिया एंड मल्टीपल ड्रग्स प्रेजेंटेड विद, अब ये डिस्फंक्शन के साथ आया, व्हिच वन द फॉलोइंग ड्रग्स। इसमें आपके पास एटिनोलोल आ जाएगी कॉज। ये मेरा ख्याल है अक्सर पेशेंट कंप्लेंट भी करते हैं जो कार्डियक पेशेंट हो ना, तो फिर इवेल्युएट करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ हमने एक MCQ किया था मिससेलेनियस में, कौन सी ड्रग के साथ किया था कोई बता सकता है? हाँ जी, कौन बताएगा? SSRIs के साथ किया था ना? नहीं नहीं, SSRIs के साथ किया था तो आपने ड्रग देनी थी, प्रोपियन देनी थी उसके ट्रीटमेंट में, या SSRIs को रिप्लेस कर देना था या सिल्डेनाफिल देनी थी, फिर ये ऑप्शन थे। तो हमारे पास ऑप्शन भी प्रोपियन का दिया हुआ था इसमें से। ठीक है, SSRIs भी कराती हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है 116। मदर ऑफ 16 years old girl came to you to consult regarding the absence, उसके अब इसमें नहीं है। as you noted short stature in large clitoris fusion of the labia, which one of the following would be deficient in this patient? 11 deoxycortisol जो है ना आपके पास डेफिशिएंट होगा। ये मैंने आपको पूरा जो है वो पाथवे पढ़ाया था। ठीक है, इस पाथवे को देखो आपको सारा समझ आ जाएगा, दोबारा देखो इस पाथवे को। नेक्स्ट MCQ 117 है हमारे पास। ये भी MCQ आप मुझे खुद ही आंसर बताओगे, हमने पाथवे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है।
21 years old female in emergency with moderate colicky abdominal pain for 3 hours. Examination per tachycardia, blood pressure 160/500, normal abdominal examination. All the blood tests and imaging studies are normal. Recurrent admissions है उसके 2 to 3 days के लिए होते हैं. She taking valproic acid for late onset epilepsy. What should be the what diagnosis? कौन बताएगा इसको? हाँ जी, क्या डायग्नोसिस है इसमें? मैम ये गैप यूसीपी से इसका बना प्रोफाइलिया। Very good. Acute intermittent porphyrias में neuropsychiatric symptoms with abdominal pain. मेरे पेशेंट में स्टेशन 2 में केस आया था जिसमें उसको जो है ना हेरिडिटरी एंजियोडीमा था. तो उसमें बाहर हिस्ट्री लिखी हुई थी कि पेशेंट आया है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन्स के साथ, मल्टीपल एडमिशन है उसके, और ना अपेंडिसेक्टमी हुई है. नाउ प्रोसीड विद द हिस्ट्री टेकिंग. अब मैं जब अंदर गई तो उसने मुझे बताया कि मेरे रिकरेंट एब्डोमिनल पेन थे, और इस टाइम तो मुझे एक दफा तो इतनी फ्लैशिंग डेवलप हुई कि मैं जो है ना काम कर रहा था और मतलब मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा. मेरा माउथ स्वोलन हो गया सारा कुछ. अब मेरे जहन में 2 डिजीज आ गई, आइदर एआईपी आइदर एंजियोडीमा. अब एंजियोडीमा की भी आगे टाइप्स होती हैं, आइदर जो है ना वो ड्रग इंड्यूस्ड होता है, इडियोपैथिक होता है, या फिर आपके पास हेरिडिटरी होता है. तो मैंने वो ड्रग इवैल्यूएशन पूछी, उसकी ड्रग इवैल्यूएशन में उसने बताया कोई ड्रग नहीं लेता, एस इनहिबिटर्स की ड्रग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है. फिर उसके बाद मैंने उसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन, हकीम मेडिकेशन, फैमिली हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट होती है इसमें. तो फैमिली हिस्ट्री पूछी, उसने कहा मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता, क्योंकि आपके पास हेरिडिटरी एंजियोडीमा ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, तो फैमिली हिस्ट्री उसमें जरूर पॉजिटिव होती है. तो मैंने फिर उससे एलर्जी हिस्ट्री पूछी, उसने कहा हाँ मुझे एलर्जी है, मैं कॉटन फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे बार बार छींकें आती है तो बहुत ज्यादा. तो वो जान जान के वो पेसेस में होता है इनका कि मल्टीपल ना ये कॉजेज डालते हैं, इस तरह छुपाते हैं. अपेंडिसेक्टमी भी हुई थी उसकी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन्स की वजह से, और उसमें भी उसने बताया कि मेरा कुछ भी नहीं निकला था. अपेंडिसेक्टमी में ना अपेंडिक्स नॉर्मल निकली थी. तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन्स का जब भी सिनेरियो आता है तो आपके डीडीज में ये आ जाते हैं, एआईपी आ जाता है, और जो मेडिटेरेनियन फीवर हो जाता है, और तीसरा हमारे पास जो है ना एंजियोडीमा आ जाता है. फिर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो. तो एआईपी के मैंने उसके सारे न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स पूछे थे, उसने कोई न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स नहीं बताए थे एज ना. तो बाकी फिट्स वगैरह इसके साथ हाइपोनेट्रिमिक फिट्स भी हो सकते हैं एआईपी के साथ, और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स का भी फीचर हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू. अच्छा, मजे की बात ये है कि जब हमारा क्लिनिकल हो रहा था ना इसका एफसीपीएस का, तो यहाँ पे पिम्स में एक केस पड़ा हुआ था. वो भी एंजियोडीमा का था. तो और जो मेरे साथ एक कोलीग था, वो खुद केसेस सिलेक्ट करता था पिम्स में ना, तो उसका अपना भी एग्जाम था, तो वो वहां पे रजिस्ट्रार था. तो उसने हमारे वाले दिन पे वो एंजियोडीमा वाला केस रखा हुआ था भेजने के लिए. तो हमने उसे कहा था खुदा का खौफ करो, इसको रखा हुआ है पेसेस वाले में, तो फिर उनको पता होता है यहाँ किस तरह लॉन्ग केस लेके चलेंगे इसको. तो वो केस रखा हुआ था इन लोगों ने. उसको सारा एंजियोडीमा डेवलप हुआ था, माउथ स्वेलिंग थी और रिकरेंट हिस्ट्री थी उसकी. अच्छा, 118 एमसीक्यू हमारे पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ, मेरा ख्याल है यहाँ पे तो खत्म हो गया, ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियाज अदर देन द जीआईटी सिम्टम्स. आपको पता है साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं सबसे कॉमनली जो के हो सकते हैं. चलो जी, आ जाओ डायबिटीज पे आ जाओ. इसके 10 एमसीक्यूज निकाल लेते हैं क्योंकि कल हमारे पास इसके 45 एमसीक्यूज हैं, फिर करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है ना, कर लेना 10 एमसीक्यूज और. जी मैडम कर लें. चलो आ जाओ, क्योंकि कल हमने इसको इंशाल्लाह खत्म करना है, और फिर हमारी 2 दिन की ब्रेक होगी, और फिर उसके बाद हम जो है ना बाकी शुरू करेंगे. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसको स्टार्ट करते हैं डायबिटीज को. इसके एमसीक्यूज कितने हैं, टोटल कितने एमसीक्यूज हैं? मेरा ख्याल है टोटल एमसीक्यूज 45 थे. 45 ही है ना? जी मैडम 45 हम्म, है. चलो ठीक है, 10 एमसीक्यूज निकालते हैं. अच्छा है, ये 46 years old patient presented for annual physical examination. He stated that he has been going to the bathroom to pass urine more frequently than normal and has lost 8 kilograms in the past 6 months without trying. His random glucose today is 258. Which one of the following is the most appropriate to confirm the diagnosis? अच्छा, आपने याद रखना है, ये मेरे पास एसआर के इंटरव्यू में हमसे पूछ रहे थे बहुत ज्यादा. इसमें आपके पास ना डायबिटीज मेलाइटस में इसके ना 3 क्राइटेरियाज होते हैं. आइदर आपका HbA1c डिस्प्लेस आ जाए, और इधर आपके पास जो है ना पेशेंट सिम्टम्स के साथ एक रीडिंग आ जाए. सिर्फ 1 सेकेंड दे मुझे. अच्छा, इसमें आपके पास ना इधर पेशेंट के सिम्टम्स और किसी एक रीडिंग की फ्लक्चुएशन आ जाए. मुझे सिर्फ 1 सेकेंड है. अच्छा, हेलो। इसमें आपके
जी जी, इसमें आपके पास तीन चीजें हैं डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए। आइदर आपके पेशेंट में सिम्टम्स आ जाए और साथ में एक रीडिंग खराब आ जाए, कोई भी, चाहे वो फास्टिंग की हो चाहे वो रैंडम की हो, और आपका पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो लेकिन कोई दो रीडिंग्स खराब आ जाए, चाहे वो फास्टिंग की हो चाहे वो रैंडम हो चाहे फास्टिंग प्लस रैंडम। तीसरा HbA1c। अब ये जरूर देख लेना होता है कि HbA1c आपने रिलायबल था या नहीं, आपने ऐसे ही पेशेंट में करा दिया। HbA1c किस में फॉल्स पॉजिटिव आता है और किस में फॉल्स नेगेटिव, कोई बता सकता है? मैम हीमोग्लोबिनोपैथीज में फॉल्स नेगेटिव आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, क्योंकि हाफ उसके आरबीसी का स्पैन लाइफ टाइम कम हो जाता है, जैसे सिकल सेल में 30 डेज बच जाता है। CKD में दोनों हो सकते हैं, अगर पेशेंट एरिथ्रोपोइटिन ले रहा है तो कम हो जाएगा, वैसे इन बढ़ जाएगा। ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी डॉक्टर में उरूज बढ़ उसको जाएगी। रिपीट करेंगे प्लीज? इसमें आपके पास तीन डॉक्टर चीजें, उरूज। इसमें आपके पास हाँ। तीन चीजें हैं। ठीक है, या तो आपके पास पेशेंट सिम्टोमेटिक है और एक जो है रीडिंग खराब आ गई है। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसमें दो रीडिंग्स खराब आ गई हैं। तीसरा आपके पास HbA1c है, वो आपके पास 6.5 से ऊपर चला गया। अच्छा, नेक्स्ट तो ये MCQ आप हमारे पास डायग्नोज करने के लिए डायबिटीज के लिए ना? डायबिटीज की डायग्नोसिस। नहीं नहीं, इसमें आपने कभी क्वेश्चन पूछा था ना कि किस में वैल्यू फॉल्स पॉजिटिव आएगी, वो वाली HbA1c की चीज बात मैं बोल कर रही रही थी हूँ मैं। जी 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 जी, HbA1c की किस में? फॉल्स पॉजिटिव आपके पास जो है ना, रीडिंग CKD में आ सकती है। ठीक है, स्प्लेनेक्टमी में आ सकती है, और ये चीजें, और आपके पास फॉल्स नेगेटिव आपके पास जो है ना वो हीमोग्लोबिनोपैथीज में आ सकती है, जैसे सिकल सेल वगैरह हो गया। ये अभी हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी हेमाटोलॉजी में में। टॉपिक आएगा पूरा। ठीक है, अच्छा, ओके। जी सेकेंड जी। MCQ हमारे पास है। 36 years old female came to you for annual checkup. उसका वेट जो है 66 किलोग्राम है, BMI उसका 22 है, एंड शी हैज नो अदर मेडिकल हिस्ट्री। हर मदर फादर बोथ हैव टाइप 2 डायबिटीज। शी हैज 3 चिल्ड्रन। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट है और शी इज अदरवाइज एक्टिव, तो आप 45 ईयर्स पे 3 ईयर की स्क्रीनिंग करा देते हो। मेरे अपने जो है ना हस्बैंड की फैमिली में बहुत ज्यादा डायबिटीज कॉमन है, उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि कुछ अरसे में आपका, फिर हम जो है ना 10 साल बाद आपका भी स्टार्ट करा देंगे। तो 45 ईयर्स की एज में आपने 3 ईयरली फिर जो है ना वो करना होता है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री अगर सिग्निफिकेंट हो। अदर रिस्क फैक्टर्स आपके पास स्क्रीनिंग के क्या होने चाहिए कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो गया, हिस्ट्री ऑफ CVD हो गया, ब्लड प्रेशर रेज्ड होना, ट्राइग्लिसराइड 250 से ऊपर या HDL 35 से कम, PCOS, फिजिकल इनएक्टिविटी, एथोसिस नाइग्रिकेंस, इनमें भी आपने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी होती है। ट्राइग्लिसराइड्स मैंने आपको बताया था ना, मेरी अपनी मदर के 1000 प्लस थे, 1000 थे उनके, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें उन्होंने जो है ना फिर हमने फाइब्रेट स्टार्ट कराए थे, और फाइब्रेट्स की वजह से उनको कोलेस्ट्रॉल हो गया। अच्छा, थर्ड MCQ हमारे पास है कि a 46 years old female is recently diagnosed with diabetes mellitus. Labs at that time of diagnosis are RBS 265, HbA1c उसका 8.4, creatinine 1.1. The weight of the patient is 70 kilogram. Which one of the following is the most appropriate recommendation? आपने इनिशियल लाइफस्टाइल चेंज और मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करना होता है। अभी मेरा ख्याल है इसकी जो है ना डायबिटीज की भी ADA गाइडलाइंस अभी रिसेंटली आई हैं, मुझे मेरे सुपरवाइजर ने भी कल परसों भेजी थी, अभी अक्टूबर में ही आई हैं, पर मैंने अभी पढ़ी नहीं। आप में से किसी ने पढ़ी है अभी लेटेस्ट जो आई है इसी ईयर की? वो मैंने पढ़ी नहीं, अगर कोई पढ़े ना आप में से तो बताइएगा, आप लोग भी डिस्कस कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। अच्छा, फोर्थ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग्स? मोडी। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली डायबिटीज आपके पास जो है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मोडी होता है जो मेजोरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग्स, मतलब वो 25 से पहले होती है। मोडी टाइप 2 डायबिटीज की बहन होती है, जो कि टाइप जल्दी हो जाती है 25 से पहले, और लाडा जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज की बहन होती है, जो कि 25 साल के बाद होती है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते थे हम। मैम ये दोबारा रिपीट रिपीट कर करें दें। मैम। जो मोडी होता है ना, हम्म। मोडी मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग, ये जो है आपके पास क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज आपके पास 40s में होती है ना, तो ये टाइप 2 डायबिटीज जैसी होती है, ओबीस पेशेंट, और लेकिन ये आपके पास 25 ईयर से पहले पहले हो जाती है, तो कहते हैं मोडी जो है टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली 25 से पहले हो जाए। लाडा जो है आपके पास टाइप 1 डायबिटीज की बहन है एक तरह से, तो वो आपके पास 25 साल के बाद होती है, जबकि टाइप 1 आपके पास अर्ली हो जाती है ना, तो ये डिफरेंस होता है।
फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है 65 years old diabetic patient came for review. He is taking metformin 1 gram twice daily and his HbA1c 6.3. HbA1c अब टुडे उसका 6.8 आ गया. What is the most appropriate? जब भी आपके पास 7.5 से ऊपर नहीं जाएगा तो आप सेकंड ड्रग नहीं ऐड करते. ठीक है, उसी ड्रग की कंप्लायंस चेक करते हो, उसी को चेंज करते हो. 6th MCQ है कि आपके पास 27 years old female who is 11 weeks pregnant is referred to use as she has gestational diabetes on his first pregnancy. What is the most appropriate management is at this step? अच्छा, इसका पास मेडिसिन में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपके पास अगर पहले प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपके पास पेशेंट को डायबिटीज हुई है तो उसमें आपने एट द बुकिंग आपने टेस्ट करा लेना है. ठीक है, अदरवाइज अगर रिस्क फैक्टर है तो 24 to 28 वीक्स पे आपने कराना है OGTT. इसके लेवल स्ट्रिक्ट है. फास्टिंग में 5.1, 1 आवर में 10 और आपके पास 2 आवर्स में 8.5. ठीक है, इसके स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होते हैं. 7th MCQ है 59 years old male who is a known diabetic came for review. और आपके पास जो है ना वो ही currently taking metformin 1 gram twice daily. HbA1c भी उसका जो है ना वो 7.9 है. BMI भी उसका बढ़ा हुआ है. अब इस पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि कौन सी ड्रग जो है वेट गेन नहीं कराती, जो कि सीटाग्लिप्टिन है. बाकी सारी वेट गेन भी करा रही होती है. सल्फोनाइलूरिया आप नहीं देते इनमें. 8th MCQ है 25 years old patient is diagnosed with type 1 diabetes and with vomiting abdominal pain के साथ आया है. ये सब्सिक्वेंटली डीके का पेशेंट है, आपने उसका ट्रीटमेंट किया. आपने टारगेट कितना रखना होता है, तो हम वार्ड प्रैक्टिस में भी करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज 50 मिलीग्राम पर आवर आपने कम करनी होती है. ठीक है, इतना टारगेट रख के कम करनी होती है. 9th MCQ है 62 years old male with a history of type 2 diabetes metformin पे था came for review today. हाइपरटेंशन है उसको. अब देखो माइक्रोअल्ब्यूमिन भी उसका 3 से कम है लेकिन क्रेटिनिन उसकी 1 नॉर्मल है. अब आपको पता है इसमें आपने एस इनहिबिटर्स, ये भी आपको कॉमनली पता है, एस इनहिबिटर्स देने होते हैं. 10th MCQ हमारे पास है 12 years old boy is newly diagnosed with type 1 diabetes. His current weight is 40 kilogram. What does the basal insulin should be initiated? अब देखो 12 years का है, उसका 40 है, तो अब आपने कितनी देनी होती है. हम ऐसे करते थे ना, बेसल और बोलस में इसको इनिशियल स्टार्ट करते हैं, तो हम कितना देते हैं 0.5 यूनिट्स पर किलोग्राम, 0.5 to 1. अब इसका वेट 40 है तो इसमें 20 बनेगी, तो हाफ हम बेसल देंगे और हाफ बोलस. बेसल हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग होती है, तो 10 यूनिट्स बेसल के बन जाएंगे और 10 हमारे पास बोलसिस के बन जाएंगे. तो 3 आप बोलसिस करके दे दो और बेसल इंसुलिन में आप लॉन्ग एक्टिंग जिसमें ग्लार्जिन और डेटिमर आ जाती है. ठीक है, उसमें से आपके पास 10 यूनिट्स ग्लार्जिन के आ गए. क्लियर यहाँ तक सबको? चलो, ये हमारे एमसीक्यूज जहाँ तक कंप्लीट हो गए. इंशाल्लाह कल हम इसी टाइम क्लास करके तो फिर अपना ये खत्म करेंगे. 46 एमसीक्यूज हैं इसके. ठीक है, तो फिर आप वीकेंड पे इंशाल्लाह तैयारी करना इंडो की, और फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह गेस्टो स्टार्ट करते हैं. कोई क्वेश्चन मैडम किसी का? ये जरा प्लीज दोबारा बता दें. मैम ये प्लीज दोबारा जरा बता दें, एक बेसल मतलब जब हम हाफ करते हैं बेसल देते हैं लॉन्ग एक्टिंग, और हाफ कौन सी डोज होगी फिर इनकी? बताती हूँ. देखो, जब भी आपने इंसुलिन स्टार्ट करनी होती है ना, जो पास मेडिसिन में एमसीक्यू आते हैं वो कहते हैं आप एनपीएच से स्टार्ट कर लो. ठीक है, पास मेडिसिन कहती है नाइस गाइडलाइंस था आप एनपीएच से स्टार्ट करो. ये लोग कहते हैं, एडीए वाले कहते हैं कि आप बेसल बोलस से स्टार्ट करो. अब आपने बेसल बोलस कैलकुलेट कैसे करनी है? आप ऐसे करते हो कि जितना पेशेंट का वेट है ना, जैसे 40 है, तो आप इसको जो है ना आप तकरीबन उसका 0.5 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से ले लोगे. तो आप इसका अगर 0.5 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से लोगे तो 40 के अंदर कितने यूनिट्स बनेंगे? 20 बन गए ना. तो 20 जो जितने यूनिट्स बनेंगे ना उसको हाफ हाफ कर दो. मतलब हाफ उसमें बेसल रख लो, हाफ बोलसिस रख लो. तो 10-20 का हाफ क्या होता है? 10. तो 10 इस पेशेंट की बात कर रहे हैं. जैसे 10 उसका बेसल हमने दे दिया. बेसल हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग होती है जिसमें हमारे पास ग्लार्जिन लेंटस के नाम से आ रही होती है, डेटिमर होगी. ठीक है, तो वो ट्रिस्बा के नाम से आती है. वो आप दोगे 10 यूनिट्स एचएस में दे दो या मॉर्निंग टाइम में दे दो. अब बाकी बोलसिस में कर दो. 10 यूनिट्स को बोलसिस में करोगे 3 बन जाएंगे तकरीबन. क्लियर हो गया? ये 50-50 कर देते हो, बेसल को 50, बोलस को 50. ठीक है. इसमें मैम हाँ ये चलो. ओके HbA1c मैम. हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? मैम ये रिथ्रोपोइटिन का HbA1c वाला मुझे बता दें, काइंडली रिपीट कर देंगे. जो पेशेंट हाँ, आयरन ले रहे हैं. सीकेडी के पेशेंट में ना दोनों तरीके से हो सकता है. HbA1c फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी. एरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज की हाफ लाइफ को कम कर देती है. अगर सीकेडी का पेशेंट एरिथ्रोपोइटिन पे है तो उसका HbA1c कम आएगा. ठीक है, फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा.
अगर वो एरिथ्रोपोइटिन पे नहीं है, सिंपल जो है पेशेंट है, नॉर्मली वो सीके ठीक है, कुछ भी नहीं ले रहा एरिथ्रोपोइटिन, तो उसका जो है ना वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। क्लियर? एरिथ्रोपोइटिन उसकी हाफ लाइफ आरबीसी की लाइफ टाइम रिड्यूस करती है। डॉक्टर रोज इसका कोई चार्ट है? हाँ जी बिल्कुल, हीमाटोलॉजी के चैप्टर में इसका चार्ट बना हुआ है मगरिबी में, अभी पास मेडिसिन में भी आएगा हीमाटोलॉजी के चैप्टर में। ठीक अच्छा, है, तो वो सब शेयर कर देगा व्हाट्सएप पे ना? हाँ आप लोग पास मेडिसिन कर रहे हो ना, आपके ग्रुप पे शेयर हो रहा होगा ये सब कुछ। अच्छा, ये मैम चार्ट एक नहीं गुजरा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम ये एडिसन डिजीज जो होती है, इसमें हम्म, हम ये कहते हैं, ये जो एड्रीनल्स की वजह से होती है, एड्रीनल के एडिनोमा की वजह से हो, उसको कहते हैं एडिसन डिजीज सिर्फ? एडिनोमा में आपके पास डिपेंड करता है ना, फंक्शनिंग है नॉन फंक्शनिंग है। अगर नॉन फंक्शनिंग होगा तो हार्मोन्स कम हो जाएंगे, फंक्शनिंग होगा तो ज्यादा हो जाएंगे। हम सिर्फ की एडिनोमा की वजह से अगर हार्मोन कम हो रहे हैं उसको बोलते हैं एडिसन? नहीं नहीं, एडिसन्स की सबसे कॉमन कॉज तो एंटीबॉडीज है, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंटीबॉडीज, सबसे कॉमन कॉज एडिसन्स की यही है। एडिसन मतलब एडिनोमा वाले को नहीं बोलते, वैसे ही हार्मोन्स को कम होने वाले को बोलते हैं जो एड्रीनल की वजह से हो एडिसन्स रहे में हैं। बेसिकली आपके पास एडिसन्स की कॉज है प्राइमरी और जो है ना वो सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके पास जो है ना वो किसी भी वजह से हो सकता है, लाइक आपके पास जो है ना एडिसन्स की अपनी जो है डिस्ट्रोफी हो गई, और आपके पास भी सेकेंडरी ड्यू टू टीबी हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। ये एक ना एडिसन्स की डिजीज का कॉज का टेबल बना हुआ है, अल मगरिबी में भी टेबल नहीं बना हुआ, कॉजेज लिखी हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी करके, वो देखोगी ना उससे समझ आ जाएगी। प्राइमरी कॉज में 21 हाइड्रोक्सिलेज एंटीबॉडीज है, सेकेंडरी में टीबी हो गया, और आपके पास ये कॉजेज में और दो चार और कॉजेज भी दी हुई हैं। ठीक है, मैम इसको ये तो वो बोलते हैं प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की कॉजेज और सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की कॉजेज, या प्राइमरी एडिसन या सेकेंडरी एडिसन, क्या बोलते हैं इनको? बेसिकली आपके पास एडिसन्स में होती है एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है ना, जी। एडिसन्स में होगा क्या पीछे बैकग्राउंड पे, एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, तो चाहे उसको प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी हो चाहे सेकेंडरी हो, सेकेंडरी होगा तो एक्सोजीनस ड्रग्स की वजह से होगा, स्टेरॉइड्स की वजह से। जी ठीक है। ठीक है, समझ आया? मेरा ख्याल है मैम ये डॉक्टर मरियम से शेयर भी किया है ये ग्रुप पे, प्राइमरी और मैम ये और सेकेंडरी का। एम कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही दिया है उसने, बहुत अच्छा दिया है। प्राइमरी कॉजेज में उसने टीबी बता दिया, जो कि डायरेक्टली प्राइमरी कॉजेज में जो कि उसको इफेक्ट कर रहा है एड्रिनल को, जैसे टीबी हो गया, मेट्स हो गया, एंटी फॉस्फोलिपिड मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया, एचआईवी। सेकेंडरी कॉजेज में पिट्यूटरी हो सकती है, ड्रग इंड्यूस हो सकता है। फिर थर्ड कॉजेज में एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, फिर सूडो हाइपोएड्रेनिलिज्म है, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है। क्लियर हुआ है? ये पिक्चर देखना, जी ये जो जी। डॉक्टर मरियम ने शेयर किया ग्रुप पे ना, बहुत अच्छी पिक्चर है, यार मगरिबी में यही दी अच्छा, हुई थी कॉज। आपने प्राइमरी में बताया जो डायरेक्ट एड्रिनल को अटैक कर रहे हैं, जैसे इन्फेक्शंस हो गए, और सेकेंडरी में आपने बताया पिट्यूटरी, और हाँ थर्ड जी, में आपने बताया एक्सोजीनियस एक्सोजीनस एंड, थर्ड में और एक आपके और पास बताया। सूडो हाइपोएड्रेनलिज्म आ गया। ठीक है, ओके। हम्म। इसी को एडिसन्स बोलेंगे फिर हम। एड्रिनल एडिनोमा की वजह से मोस्टली जो है ना हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं। ठीक ठीक है, है। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? चलें, कल इंशाल्लाह फिर हम अपनी एंडो खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल क्लास इसी टाइम शुरू होगी। ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।